गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, संसाधन एवं विकास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? वन, है ना। वन क्या है? पर्यावरण में वन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक, वन क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। इन पर दूसरे जितने भी जीव हैं वातावरण में, पर्यावरण में, वो सभी इन पर निर्भर हैं। किस पर? वन पर। इन पर दूसरे सभी जीव क्या है? निर्भर होते हैं। अगर आप भारत में देखेंगे तो वनस्पति और जो प्राणी जात है या फ्लोरा और फौना है, इन दोनों को मिला दे तो जैव विविधता उसे कहेंगे, है ना। तो ये जो फ्लोरा और फौना है या पेड़ पौधे और जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, इनकी क्या है? विविधता बहुत है। भारत में विविधता बहुत है। वनस्पति जात, जिसके अंतर्गत नीचे समझ में ना आए तो पेड़ पौधे लिख लीजिए, इंग्लिश में फ्लोरा। और प्राणी जात, जानवर, है ना, या वन्य जीव, वन्य जीव। ये क्या है? बहुत ही समृद्ध है। यहाँ विविधता भी बहुत है और समृद्धि भी बहुत है भारत में। तो ये क्या हुई? भारत में जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है। जो जैव उपजातियां हैं उसमें लगभग 8% उपजातियां आपको भारत में देखने को मिलेंगी, जो कि लगभग 16 लाख के आसपास हैं। और इसे जो ये पेड़ पौधों और प्राणी जात हैं या वन्य जीव हैं या जो जानवर हैं जो जंगलों में मिलते हैं या वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसमें से कुछ 10% पेड़ पौधे हैं या 20% स्तनधारी हैं। ये क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, या इन पर खतरा है। ठीक है, ये क्या है? इन पर खतरा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं, जैसे चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है। ये सभी क्या हो चुके हैं? लुप्त होने की कगार पर हैं। लुप्त होने से क्या मतलब है? इनका जो आवासीय क्षेत्र है, जैसे अगर चीता की बात करें तो चीता भारत में पाया जाता है ना। क्या है? चीता का आवास भारत में है। ठीक, तो भारत में चीता ना मिले, अपने आवास क्षेत्र में चीता ना मिले खोजने पर भी, तो क्या होगा? लुप्त हो गया। एक भी नहीं मिल रहा है। लुप्त होने की स्थिति ऐसी होती है कि मिल ही नहीं रहा है। एक लंबे समय तक खोजबीन की गई लेकिन नहीं मिला। ठीक, तो पेड़ पौधे और जो वन्य जीव हैं, इनको समझने के लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधों और जो वन्य प्राणी हैं, इनके क्या करें? श्रेणी बना लें या इनका वर्गीकरण कर लें, तो समझना आसान हो जाएगा। क्या करें? जो पौधे हैं या प्राणी हैं, प्राणियों हैं, वन्य जीव, इनको कई श्रेणियों में क्या किया जाए? बांट लिया जाए या कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसने किया है? IUCN ने। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस वर्गीकरण को हम जानने वाले हैं। वन और वन्यजीव का जो वर्गीकरण है, इसे जानने वाले हैं। जैसे सामान्य जातियां, सबसे पहले पेड़ पौधे और जो वन्य जीव हैं, पहली कैटेगरी है इसमें नॉर्मल स्पीसीज। इसके अंतर्गत कौन से रखे जाएंगे? जिनकी संख्या क्या हो? सामान्य हो, मतलब
ये वन क्षेत्र है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव है, उनकी संख्या सामान्य है अर्थात पर्याप्त है, जितनी होनी चाहिए संतुलन के लिए इस क्षेत्र में उतनी पर्याप्त है। वो क्या है? नॉर्मल स्पीसीज है, उन पर कोई संकट नहीं है किसी भी तरह से, है ना, वो पर्याप्त है। तो वो स्पीसीज कौन सी होंगी? क्या कहलाएंगे? नॉर्मल स्पीसीज हैं। तो नॉर्मल स्पीसीज जो सामान्य जातियां होती हैं, उनकी जो संख्या है क्या होती है? जीवित रहने के लिए सामान्य है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, इनकी संख्या सामान्य बनी हुई है। जैसे कौन से जीव हैं? जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरी कैटेगरी है संकटग्रस्त जातियां, वे जातियां जो संकट में हैं। संकटग्रस्त जातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ध्यान सामान्य जातियों पे नहीं, किस पर देना है? जो संकट में है ना। संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? जिनके लुप्त होने का क्या हो? खतरा हो, लुप्त होने का खतरा हो। ऐसे ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा हो, ऐसे वन्य जीव जिनके लुप्त होने का खतरा हो। कैसे पता चलेगा? जिनके लिए, ऐसे जीव जिनका जीवित रहना क्या है? कठिन है। ऐसे जीव जिनका जीवित रहना कठिन है। क्यों कठिन होगा? इसके कई कारण होंगे। जैसे उनका घर नष्ट हो रहा हो या भोजन समाप्त हो रहा हो, तो इस तरह से उनका जीवित रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। वन्य जीवों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, या ऐसी जो जातियां हैं उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे काला हिरण, काला हिरण ये किसके अंतर्गत है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। मीन्स इनके लुप्त होने का खतरा है, इनका जीवित रहना कठिन है। मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर, और शंगाई, शंगाई जानते हैं? जो मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर हिरन कहते हैं उसे, है ना। तो ये सब क्या है? ये जातियां कौन सी हैं? संकटग्रस्त जातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इन पर खतरा है, ये समाप्त हो सकती हैं, ये प्रजातियां, ये जातियां समाप्त हो सकती हैं, तो इनको ध्यान रखना है ना। इसके बाद अगली कैटेगरी है सुभेद्य। सुभेद्य इंग्लिश में क्या कहेंगे? वल्नरेबल। ऐसे जीव जिनकी संख्या क्या हो रही हो? घट रही हो, जिनकी संख्या घट रही है, पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है ना। और अगर ऐसे जीवों की संख्या, सॉरी, जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं उनके जीवन में, उन्हें नहीं बदला जाएगा तो क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, जैसे नीली भेड़, ब्लू शिप, एशियाई हाथी, एशियाई हाथी, और गंगा डॉल्फिन, ये क्या है? वल्नरेबल हैं, सुभेद्य हैं, इनकी संख्या क्या हो रही? लगातार कम हो रही है, तो इन पर ध्यान देने की क्या है? आवश्यकता है।
नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? दुर्लभ प्रजातियां। डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सूसू भी कहते हैं ना। दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संख्या, ऐसी जातियों की संख्या जिनकी संख्या पहले से ही क्या है? बहुत कम है। ऐसी जातियां जिनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है पर्यावरण में, है ना, वन क्षेत्र में पहले से ही बहुत कम है या पारिस्थितिकी में बहुत कम है। तो इनकी जो संख्या है वो क्या है? पहले से ही बहुत कम है, बहुत कम है। और जिसकी संख्या पहले से ही बहुत कम है वो क्या होगा? सुभेद्य तो होगा ही होगा, अर्थात वनरेबल है, वनरेबल है ना। जैसे कौन सी जातियां आएंगी इसके अंतर्गत? हिमालयन, ब्राउन या जंगली एशियाटिक भैंस, ये क्या है? रेयर स्पीसीज है, इनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है। या फिर डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, लोमड़ी और हॉर्नबिल, ये रेयर स्पीसीज हैं। क्या है? रेयर स्पीसीज है, इसलिए इनकी संख्या जो है पहले से ही पारिस्थितिकी में बहुत कम है। और बहुत कम होने के कारण क्या है? ये वल्नरेबल है ना, आसानी से इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अगर इनकी परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं हुई इनके जीवन के, तो क्या होगा? वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक जातियां, एंडेमिक स्पीसीज। स्थानिक प्रजातियां, जातियां कौन सी हैं? विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जातियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्थानिक जातियां कहलाती हैं। जैसे अंडमान क्षेत्र में जो वन्य जीव पाए जाते होंगे विशेष तौर पर, वो क्या है? स्थानिक जातियां हैं। या पूर्वोत्तर भारत में जो जीव पाए जाते हैं वो क्या है? क्या कहलाएंगे? स्थानिक जातियां हैं, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज। तो विशेष क्षेत्रों में या पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली जो जातियां हैं वो क्या है? विशेष हैं। तो विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? स्थानिक जातियां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत कौन सी आएंगी? जैसे अंडमानी टील, अंडमानी टील, निकोबार पिजन, अंडमानी जंगली सुअर और मिथुन। मिथुन एक जानवर है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ना याद रहे तो पूर्वोत्तर भारत में, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैटेगरी है लुप्त जातियां। ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है, वो कौन सी हैं? लुप्त जातियां। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। कैसे पता चलता है कि वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं? जो जीव होते हैं उनके घरों में खोजने पर, जो उनका आवासीय क्षेत्र है, जो हाँ जहाँ वो स्थानीय तौर पर पाए जाते हैं, वहां पर खोजने पर क्या हो? वो ना मिले। मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक लंबे समय तक
खोज की गई, जांच पड़ताल की गई, है ना, सर्वे किया गया, लेकिन वो वहां नहीं मिलते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो क्या हो गया, वो स्पीसीज, वो जाति लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या आप कह सकते हो पृथ्वी पर ही लुप्त हो गई। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र से लुप्त होना, पृथ्वी से लुप्त होना, जैसे आप आगे देखेंगे, क्या उदाहरण क्या होगा इसमें, जैसे एशियाई चीता, एशियाई चीता, या गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, पिंक हेड डक, हेड डक, है ना। बात कर लेते हैं यहाँ एशियाई चीता की। एशियाई चीता जो कि क्या है, लुप्त हो चुका है, जो कि लुप्त हो चुका है। कहाँ लुप्त हुआ है ये भी देखेंगे, है ना। एशियाई चीता जो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है, मैमल है, क्या है, मैमल है, और ये शीर्ष शिकारी है, टॉप प्रेडेटर है। शीर्ष शिकारी से ये भोजन करता है या दूसरे जीवों का शिकार करता है, लेकिन इसका कोई शिकार ना करता हो, है ना। इसके दौड़ने की गति सबसे तेज, कहा है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है, तो सबसे तेज दौड़ता होगा। इसकी दौड़ने की गति क्या है, 112 किलोमीटर पर आवर। बिल्ली परिवार से संबंधित है, किस परिवार से, बिल्ली परिवार से। और इसको कई बार जो है एशियाई चीता को चीता ना समझकर उसे तेंदुआ समझ लिया जाता है। तो इसकी जो पहचान है, ये जो कंफ्यूजन है कि उसे चीता को तेंदुआ समझ लिया जाता है, ये ना हो, तो इसकी जो विशेष पहचान है वो क्या है, पहचान इसकी ये है कि आंख के कोने से मुंह तक, नाक के दोनों ओर जो है कुछ इस तरह से, आंख के कोने से, अगर इसे आंख मान ले, आंख के कोने से मुंह तक, ये क्या है, मुंह है, इसे मुंह मान लेते हैं ना। आंख के कोने से मुंह तक, नाक के दोनों ओर कुछ इस तरह से, यहाँ पे नाक अगर है, नाक के दोनों ओर आंसुओं की लकीर जो है, लकीर नुमा जो निशान है, यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये होती है चीता की पहचान। ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है चीता, मैं सिर्फ आपको पहचान बता रही हूँ कि कैसे लकीर होती है, तो पता चल जाएगा कि ये चीता ही है। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है, आंख के पास से नाक के पास होते हुए, नाक, मुंह, आंख के कोने से मुंह तक और नाक के दोनों ओर फैली हुई लकीरें होती हैं, जो कैसे आंसुओं के लकीर नुमा निशान होते हैं। ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। चीता को देखेंगे तो 20वीं शताब्दी से पहले जाएंगे तो चीता जो है अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता था। कहाँ, अफ्रीका और एशिया में। तो इसका घर का कहाँ, कौन सा क्षेत्र हो गया, अफ्रीका और एशिया। यहाँ पर जब क्या हुई, इसका जो घर था, जो आवास था चीता का, वो आवासीय जो क्षेत्र है उसमें कमी होने लगी, और इसकी शिकार, आवासीय क्षेत्र में कमी और शिकार बढ़ गया। आवासीय क्षेत्र में कमी या नष्ट होने लगे। ठीक, साथ ही शिकार बढ़ गया। ऐसे में ये जो चीता है, ये क्या हुआ, इस क्षेत्र से लगभग लुप्त हो गया, लगभग लुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक, भोजन की कमी भी होगी। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में 1952 में चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया था।
भारत में क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, भारत में नहीं है चीता। कब से, 1952 में ही उसे लुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रेजेंटली 2022 के आसपास इसका फिर से पुनर्वास किया गया, अर्थात इसे लाया गया है भारत में। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते भारत लाए गए हैं और इन्हें कहाँ पर रखा गया है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो चीता का पहला पुनर्वास क्षेत्र बना, जो चीता का पहला पुनर्वास क्षेत्र बना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है जो प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। पर प्रश्न ये है, ये तो हमने कैटेगरी जानी कि हमें कौन सी प्रजातियों पर या जातियों पर ध्यान देना है। जैसे जो इंडेंजर्ड हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है, या जो वल्नरेबल हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। किस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये आसान हो जाता है इस कैटेगरी के माध्यम से। जो नॉर्मल स्पीसीज है उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जिनको समस्या होगी उन पर ध्यान देना है, उनका संरक्षण करना है, उनका बचाव करना है। तो ये कैटेगरी क्या करती है, मदद करती है इनके संरक्षण के लिए। अब प्रश्न ये है कि ये जो जीव है, वन्य जीव हैं, ये जो जातियां हैं, ये क्यों नष्ट हो रही हैं, या इन पर क्या समस्या आ गई है जिससे अगले जीव पर भी प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जो वन क्षेत्र होता है ना, वन क्षेत्र, ये क्या है, वन क्षेत्र है। जब जब वन क्षेत्र नष्ट होगा तो इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी जुड़े हुए पक्ष हैं, वो सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे, है ना। तो अब जानना ये है कि ये क्यों नष्ट हो रहे हैं, क्यों नष्ट हो रहे हैं। बात करते हैं, जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उससे, प्रकृति से हम क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को इंडिविजुअल मत लीजिएगा, जो मानव समाज है पूरा, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं कि संसाधनों को, प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है वो सब हमने क्या जाना था, वो संसाधन है ना, वो संसाधन है। तो प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया हमने, क्या किया, प्रकृति को संसाधनों में बदल दिया, अर्थात मनुष्य के उपयोग में आए। संसाधन से मतलब ऐसे तत्व या पदार्थ में बदल दिया हमने जो हमारे उपयोग में आ सके। ठीक है, तो संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। कैसे, बहुत छोटे स्तर से देखेंगे तो जंगल में या प्रकृति से, पर्यावरण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हम उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए सामने से क्या है, उपयोग, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, या हम अपने जीवन को आसानी से जी सकें, उसका संचालन कर सके, इसके लिए हमें पर्यावरण से बहुत कुछ प्राप्त होता है एज ए संसाधन। और जो कई बार हमें कच्चे माल के तौर पे भी प्राप्त होता है। तो अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं पर्यावरण में जो कुछ भी उपस्थित है ना। जैसे लकड़ी है तो ईंधन के रूप में काम आती है। लकड़ी तो कई तरीके से काम आ सकती है ना, लकड़ी ईंधन के तौर पर काम आ सकती है, लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ सकती है, घर में कितने सारे दरवाजे हैं उन्हें बनाने के लिए काम आ सकती है। और ठंडे प्रदेशों में तो घर भी जो होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं, है ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां भी लकड़ी बड़े स्तर पर उपयोग हो रही है। तो ये लकड़ी क्या है, संसाधन है। और जब संसाधन है तो लकड़ी पाने के लिए हम क्या करेंगे, वृक्षों को काटेंगे। ठीक है, तो अपने उपयोग में लेने के लिए हम प्रकृति में क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लकड़ी है, छाल है, लकड़ी की जो छाल होती है उसका भी उपयोग करते हैं हम, उसके पत्ते हैं उनका भी उपयोग करते हैं, रबड़ है, दवाइयां हैं, भोजन, वो ये भी हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। ईंधन भी हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, चारा है, खाद है, ये सब क्या है, वन और वन्य जीवों से हम प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, वन एवं वन जीवों से, वन जीवन से प्राप्त करते हैं। प्राप्त तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें हम प्राप्त करने की तरफ एक पक्ष है,
लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं, अधिक से अधिक इनका उपभोग करने लगते हैं, इसलिए हम इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब अधिक से अधिक इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका संकेंद्रण करना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने से क्या तात्पर्य है वो समझ में आ गया। अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत के परिदृश्य में ये सब कुछ भारत में होता है ना, जो आपने अभी ऊपर जाना है सब भारत में होता है। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा नुकसान है, क्या सबसे बड़ा जो नुकसान है पर्यावरण के स्तर पर, वन क्षेत्र के स्तर पर देखने को मिलेगा, वन और वन्य जीवों को जो नुकसान हुआ है वो आपको उपनिवेश काल में देखने को मिलेगा। उपनिवेश काल वो समय है जब भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, है ना। तो उपनिवेश काल में क्यों वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया गया, रेल लाइन बनाने के लिए वनों को काटा गया, वनों को नुकसान पहुंचाया गया, वनोन्मूलन किया गया, है ना। तो जब जैसे ये अगर ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर क्या लगे हैं, वन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसे जब काटा जाएगा, जब कहीं भी वन क्षेत्रों को काटा जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ वन क्षेत्र ही नहीं कटेंगे, दिख तो रहा है आपको सामने से कि पेड़ कटे हैं, है ना, पेड़ पौधों को काटा गया है या उस जगह को खाली किया गया है, लेकिन सिर्फ उस जगह को खाली नहीं किया गया, यहाँ पर जो भी जैसे शेर हो, चीता हो, जो कि हम बड़े बड़े जानते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, जो भी वन्य जीव पाए जा रहे हैं उनका भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान, उनका घर नष्ट हो रहा है क्योंकि वो उसी वन क्षेत्र में रहते थे, है ना। साथ ही वो जंगल नष्ट हुआ, वो वन क्षेत्र नष्ट हुआ, तो उनका भोजन भी नष्ट हुआ, घर भी गया और भोजन भी गया। तो खुद उनके जीवन पर क्या हो गया, संकट आ गया, समझ गए। तो रेल लाइन का निर्माण किया इसके लिए, कृषि के विकास के लिए या कृषि करने के लिए, जितना वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है उससे ज्यादा ये कहना सही होगा, क्योंकि कृषि सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहीं उसे साफ किया गया वन क्षेत्रों को या ऐसे क्षेत्रों को, उस भूमि पर व्यापार को ध्यान में रखते हुए खेती करवाई गई, है ना। क्या की गई, खेती करवाई गई, कृषि करवाया गया एज ए कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए, व्यवसाय के उद्देश्य से और वाणिज्यिक वानिकी व्यापार के उद्देश्य से जो वन लगाए गए या कृषि की गई, या फिर खनन के उद्देश्य से, जिस क्षेत्र में खनन या खनिज बड़ी मात्रा में पाए गए उस क्षेत्र में क्या किया गया, उपनिवेश काल में खनन किया गया। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये क्या कर रही हैं, पर्यावरण को या वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उपनिवेश काल में ये जो क्रियाएं हैं इनमें क्या हुई, वृद्धि हुई, और जब वृद्धि होगी तो नुकसान होगा, वनोन्मूलन होगा, वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचेगा। वही जब आप स्वतंत्रता के बाद देखते हैं, जब भारत आजाद होता है वर्ष 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में विस्तार करने के लिए, कृषि के फैलाव या विस्तार करने के लिए इन्हें काटा गया। लेकिन ये जो फैलाव है ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए था, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत से बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों को वो अपने यहाँ ले जाकर क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, अपने यहाँ अंग्रेज ले जाकर विकास कर रहे थे, भारत से कच्चा माल उत्पादन कर रहे थे और फिर ले जाकर अपने यहाँ विकास कर रहे थे, कहाँ, ब्रिटेन में, वहां विकास कर रहे थे। तो भारत में जो संसाधन थे वो ज्यादा कहाँ पहुंच गए, ब्रिटेन की तरफ पहुंच गए, उन लोगों की तरफ पहुंच गए। तो जब देश आजाद हुआ तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसी स्थिति में हमें कृषि करने की जरूरत पड़ी, कृषि का विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी, खाद्यान्न का भी संकट था। तो कृषि का विस्तार करने के लिए फिर से क्या करेंगे, भूमि तो उतनी ही है ना,
वनों को काटा गया। यदि आप ध्यान देंगे तो वन सर्वेक्षण किया गया 1951 से 1980 के बीच जो सर्वे हुआ था उससे पता चलता है कि लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो वन भूमि है, जो वन क्षेत्र है, उसे कृषि भूमि में बदल दिया गया। उसे कृषि भूमि में बदल दिया गया। कृषि भूमि में परिवर्तित की गई। वन क्षेत्रों के आसपास जो जनजातियां रहती हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में या मध्य भारत में, जो ये जनजातियां रहती हैं, ये एक तरह की कृषि करती हैं जिसे कहते हैं झूम खेती, या स्प्लेश और बर्न भी इसी खेती को का जो एक और नाम है वो ये है, स्प्लैश और बर्न। मीन्स किसी स्थान पर जो वन क्षेत्र है उसके अंदर ही किसी स्थान पर, जैसे इस भूभाग पर क्या किया, जो पेड़ पौधे झुरमुट जो भी लगे हुए थे उनको क्या किया, जला दिया। जलाने के बाद ये जब जल गया तो राख बची, क्या बचा, राख बची, राख के ढेर बचे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जनजातियां क्या करती, मिट्टी में मिला देती हैं, तो मिट्टी में पोषक तत्व पहुंच गए। अब यहाँ पर इस भूभाग पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो इस भाग पर खेती करने पर फसल उन्हें प्राप्त होगी। इस तरह से वो उत्पादन करती हैं जनजातियां, और 1-2 साल तक उत्पादन करती हैं। उसके बाद इस भूभाग में, जब ये जो भूभाग है यहाँ का पोषक तत्व, इसकी मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो जब खत्म होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, तो इस भूभाग को छोड़कर किसी अन्य भाग पर, जैसे अब ये दूसरा स्थल है, यहाँ पर जाकर फिर से इसी पद्धति से खेती करने लगेंगे। दैट इज झूम खेती या स्प्लैश और बर्न। ठीक है। और इसके चलते भी क्या हुआ है, वनों की कटाई हुई है। लिखते भी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेषकर पूर्वोत्तर या मध्य भारत में कौन सी खेती करते हैं, झूम खेती, जिसका नाम एक और है स्प्लैश और बर्न या स्लैश और बर्न। इसके कारण भी, इस खेती के कारण भी क्या होती है, वनों की कटाई होती है। वनों की कटाई होती है, जो काट सकते हैं उसे काट देते हैं, शेष को जला देते हैं। और किस तरह से वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें तो नुकसान समझना है ना पहले, क्योंकि हमने जाना कि जो जातियां हैं वो कुछ लुप्त हो रही हैं, कुछ दुर्लभ हैं, कुछ सुवेद हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश के स्तर पर बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं, भारत में ही जैसे देख लीजिए कितनी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं चलाई जाती हैं ये भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, वनों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे 1952 में 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण, नदी घाटी परियोजना के कारण लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को क्या किया गया, साफ किया गया। वन क्षेत्रों को साफ किया गया, साफ किया गया है ना। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लगभग, वर्तमान समय में कहाँ, मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र है वो एक परियोजना के दायरे में आते हैं, दैट इज नर्मदा सागर परियोजना।
और ये परियोजना अगर पूरी हो जाती है तो ये जो क्षेत्र है क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, जल से डूब जाएगा। कौन सी परियोजना है, नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना। इसका एक नाम और भी है, इंदिरा सागर परियोजना, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है तो उससे क्या क्या लाभ होंगे, जल विद्युत बनेगी, सिंचाई परियोजनाएं होंगी और जल का प्रबंधन किया जाएगा। मीन्स जल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन भी किया जाएगा और जल विद्युत अर्थात विद्युत भी बनेगी। जल विद्युत बन रही है बस इसलिए जल विद्युत कह रहे हैं, फाइनली विद्युत ही बन रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी पर्यावरण को क्या किया जा रहा है, वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और क्या तरीका है, किस कारण से नुकसान हो रहा है वन क्षेत्रों का, खनन। खनन के द्वारा भी वनों की बर्बादी हुई है, वनों की बर्बादी हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व से खनन किया गया है, किसका, किस खनिज का, डोलोमाइट का। और डोलोमाइट का क्या किया गया, खनन किया गया ना, इसके कारण बहुत गंभीर खतरे भुगतने पड़े। क्या गंभीर खतरे होंगे, खनन द्वारा वनों की बर्बादी। खनन जहाँ जिस भी क्षेत्र में, जैसे ये एक क्षेत्र है, जैसे वेस्ट बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व है, तो ये टाइगर रिजर्व है तो ये क्या होगा, ये वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में ही वन्य जीव होते हैं, तो नुकसान कितने स्तर पर होगा आप समझ रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था। इनका आवास नुकसान होगा, प्राकृतिक आवास जो इनका प्राकृतिक जो घर है वो नष्ट हो जाएगा। और जो कई जातियां होती हैं, जैसे ये एक वन क्षेत्र है और इसी से जुड़ा हुआ, ये हमने बांटा हुआ है ना, ये जो क्षेत्र है इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए आवागमन बाधित हो जाएगा, ये भाग आपने नष्ट कर दिया, या अपने काम के लिए इस भाग में क्या किया, खनन कर लिया, तो इस भाग से इस भाग में जब जो जातियां हैं, जो वन्य जीव हैं आएंगे तो क्या होंगे, गिर जाएंगे, या उस क्षेत्र में उन्हें क्या है, ना भोजन मिलेगा ना आवास मिलेगा, उनका क्षेत्र क्या हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, उनका आवास भी और भोजन भी। ठीक है, तो आवास का नुकसान, वन्य जीवों के आवास का नुकसान होगा और आवागमन बाधित होता है, आवागमन बाधित होता है। जैसे कोई उदाहरण बता सकते हैं, हाँ, जैसे भारतीय हाथी। आप देखते हैं यहाँ तो खनन की बात है, लेकिन सोचिए ये वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र के बीच से आपने क्या निकाल दी, सड़क निकाल दी, या यही बेल्ट समझिए कि खनन वाला क्षेत्र है, या सड़क निकाल दी, तो इस क्षेत्र से इस भाग में जाने के लिए जो वन्य जीव हैं वो क्या करेंगे, समझ रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जाती। सबसे पहले तो अगर सड़क निकाल रहे हैं तो दुर्घटना हो जाएगी वन्य जीवों को, अर्थात उनके जीवन पर संकट आ जाएगा। दुर्घटना से क्या तात्पर्य है, उनके जीवन का संकट हो जाएगा। कोई भी आप सड़क निकाल देंगे तो उसके आसपास से जब कोई वाहन गुजरेगा तो उनके जीवन को नुकसान हो सकता है ना। तो इस तरह से कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। खनन के रूप में भी ये समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे भारतीय हाथी से काफी प्रभावित है, सड़क निकाली या आपने ट्रेन की पटरी बिछा दी। नेक्स्ट है पशुचारण। पशुओं को चराने के लिए जाते हैं ना, एक बड़ा स्थल होता है जहाँ पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, या ईंधन के लिए। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि इसके लिए जो लकड़ी या वो जो जिस क्षेत्र में पशुओं को चराया जाता है उससे भी क्या होता है, कुछ पर्यावरणविद मानते हैं कि वनों की बर्बादी होती है, ये वनों की बर्बादी में योगदान करते हैं, नुकसान जो होता है वनों का उसमें योगदान करते हैं। वनों की जो बर्बादी है उसमें योगदान देते हैं, ऐसा उनका मानना है। जबकि अगर देखेंगे तो ईंधन की बात जहां तक है तो
ईंधन के तौर पर जो आसपास रहने वाली जनजातियां हैं वो कभी पेड़ नहीं काटती। उनका काम किससे हो जाता है? टहनियों से। अर्थात पेड़ से जो टहनियां छोटी छोटी गिरती हैं और सूख जाती हैं, सूख कर जो गिरती हैं, उन्हीं से उनके ईंधन का काम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जो आसपास के लोग हैं वो पेड़ नहीं काटते, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ पर्यावरणविद हैं जो मानते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है औद्योगिक विकास करने के क्रम में भी क्या होगा? वनों को का विनाश किया जाएगा, है ना। जिस क्षेत्र पर लगाया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र, वहां के उस क्षेत्र के वनों को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। तो औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग क्या है? वन पदार्थ चाहिए, खनिज चाहिए, और जो संसाधन चाहिए वो सब कहाँ से आ रहे हैं? पर्यावरण से ही आएंगे। तो आपने जाना कि कितने तरह से जो है नुकसान परिस्थितिकी को और यह जो जैव विविधता है उसे पहुंचाया जा रहा है, या आप कह सकते हो वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सभी नुकसान के कारण जो वहां पे वन्य जातियां हैं, जो वन्य जीव हैं, जो जानवर रहते हैं, वो अपने आप, ये जो कैटेगरी सबसे पहले आपने पढ़ी है ना, सामान्य जातियां और वल्नरेबल हैं, ठीक है, दुर्लभ जातियां हैं, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां, वो कैसे एक एक करके उस कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं। जो पहुंच जाते हैं उन्हें बचाने की जरूरत पड़ती है। और जो सामान्य है, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि उनसे क्या हो रहा है? कोई नुकसान नहीं है, वो लाभदायक है। इसी के साथ अगर देखेंगे, हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में जो जैव विविधता है, जैव विविधता है, जैव विविधता, पेड़ पौधे और जानवर, इनको मिला दीजिए जैव विविधता, है ना। तो भारत की जो जैव विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको कम करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? अभी तक आपने जो जाना है उससे ही बता सकते हैं कि कम करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। बहुत सरल है, कम करने वाले कारक कौन से होंगे? वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना, यही कारक है ना। जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीवों का जो आवास है वो नष्ट होना, जिससे जैव विविधता कम होगी। जंगली जानवरों को मारना, जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना। इसके अतिरिक्त क्या कारण हो सकता है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का, कम करने का? पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? और विषाक्तीकरण, विषाक्त करना, है ना। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? जब पर्यावरण के जो तत्व हैं, जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, इसकी गुणवत्ता खराब हो जाए तो क्या हो जाता है? पर्यावरणीय प्रदूषण कहेंगे उसे, है ना। विषाक्तीकरण क्या है? कि जब जहरीले पदार्थ धीरे धीरे शरीर या खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाए तो क्या हो जाएगा? विषाक्तीकरण कहलाएगा। या आप कह सकते हो जिसमें विषैले जो रसायन है पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। जब कोई विषैला रसायन पर्यावरण में क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, तो जीव जंतु हैं, मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे ये जमा होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो मनुष्य के शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण है, आपको अगर ध्यान होगा या सुना होगा आपने कहीं कि एक बड़ा जल क्षेत्र था, वहां पर जो मरकरी है, पारा है, उसकी मात्रा पर्याप्त उस क्षेत्र में, उस जल क्षेत्र में क्या हुई थी? बढ़ गई थी। और मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो मछलियों ने के अंदर जो पारा है वो पहुंच गया। पारा क्या है? विषैला होता है, और मछलियों को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो वो पदार्थ कहाँ पहुंच गया? विषैला पदार्थ मनुष्य के शरीर में। मनुष्य को क्या होगा? समस्याएं होंगी, स्वास्थ्यगत समस्याएं होंगी, एक बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि और कौन कौन से कारक हो सकते हैं, क्या कुछ हम मिस कर रहे हैं? हाँ, शायद हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और वो कौन सा साइड है?
जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के विनाश में योगदान करते हैं ये लोग भी। वो साइड है संसाधनों का असमान बंटवारा। असमान बंटवारा, जैसे कुछ लोगों के पास क्या होता है, अधिक संसाधन होते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम संसाधन होते हैं। तो एक पक्ष क्या हो गया, अमीर हो गया, दूसरा पक्ष गरीब हो गया। अमीरों की जनसंख्या जो है, अगर आप देखेंगे जो संख्या है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, 5%, 10% है ना। लेकिन वो संसाधन अधिक उपयोग करते हैं, 50% से अधिक संसाधन वही उपयोग कर रहे हैं। वहीं जो रेस्ट ऑफ लोग हैं, कितने, अगर 10% अमीर हम समझ रहे हैं तो रेस्ट ऑफ 90%, और वो जो है बहुत कम संसाधन उन लोगों के पास होते हैं। तो ये संसाधनों का जो असमान बंटवारा है, ये भी क्या करता है, पर्यावरण का विनाश में क्या कर रहा है, योगदान करता है। असमान उपभोग, ये लोग असमान उपभोग करते हैं और पर्यावरण के रखरखाव में रख रखाव में की जो जिम्मेदारी है, उसमें भी क्या है, असमानता है। जैसे जो धनी वर्ग है वो पर्यावरण के रखरखाव में उसकी जिम्मेदारी कम ही होती है, और जो दूसरा पक्ष है उसकी जिम्मेदारी पर्यावरण में अधिक देखने को मिलती है, वो निभाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण विनाश का जो मुख्य दोषी देखा जाता है, विनाश का जो मुख्य दोषी मानते हैं वो क्या है, कौन से लोग हैं, कौन से देश हैं, विकासशील देश। विकासशील देश, भारत क्या है, एक विकासशील देश। विकासशील देश में भी किसे मानते हैं, कोई फैक्टर होगा ना विकासशील देश में, विशेष करके अत्यधिक जनसंख्या। विकासशील देशों में जो जनसंख्या है अत्यधिक, उसके कारण उसको ये कारण मानते हैं कि विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो पर्यावरण विनाश के लिए उत्तरदायी है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे अमेरिका, और अमेरिका क्या है, विकसित देश है, और सबसे गरीब देश कौन सा है, सोमाली, ठीक ठाक। तो अमेरिका और जो सोमाली देश है, ये कहाँ पर स्थित है, मैं आपको थोड़ा मैप से बता दूं क्या। सोमालिया, सोमाली से सोमालिया, याद आ गया क्या, चलिए इतना पर्याप्त होगा, मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ के जो नागरिक हैं सोमाली देश के, यहाँ के नागरिक जितना उपभोग करते हैं, यहाँ के नागरिकों की तुलना में अमेरिका में रहने वाला जो नागरिक है, अमेरिका का जो नागरिक है वो 40 गुना अधिक उपभोग करता है, किसका, संसाधनों का। और यहाँ अगर 1 गुना कर रहे हैं तो यहाँ का जो नागरिक है अमेरिका का वो 40 गुना कर रहा है। ठीक इसी तरह भारत में देखें, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, विकासशील देश है। जैसे आपने अभी जाना कि जो धनी वर्ग होता है, जो कि मान लेते हैं 5% या लगभग 5% जो धनी लोग हैं, ये अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, अधिक नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, जबकि जो शेष लोग हैं वो कम पहुंचाते हैं। ये जो धनी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इनका पर्यावरण के रखरखाव में, पर्यावरण के रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मीन्स लेते नहीं है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं। भारत को अगर देखेंगे तो आधी से अधिक जो प्राकृतिक वन है वो लगभग खत्म हो चुके हैं। भारत की 1/3 जो आर्द्र भूमि है, जो जलमग्न भूमि है, जो दलदली क्षेत्र वाली भूमि है, वो सूख चुकी है। वहीं 70% जो धरातलीय जल क्षेत्र है वो भी प्रदूषित है। साथ ही जो 40% मैंग्रोव क्षेत्र है वो भी लुप्त हो चुका है। तो ये भारत की क्या है, स्थिति है। भारत की जैव विविधता को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, और कैसे कैसे प्रभावित होता है ये भी हमने देखा। ये जो वन क्षेत्र है, वन और वन्य जीवों का जो विनाश हो रहा है, ये सिर्फ वन और वन्य जीवों का विनाश नहीं है,
ये सिर्फ वन और वन्य जीवों का विनाश नहीं है। जो भारत में आप देख रहे हैं वन और वन्य जीवों का विनाश नहीं है। क्या है ये? जैव संसाधनों का विनाश है ना? जैव संसाधनों का विनाश है। इससे क्या तात्पर्य होगा? सांस्कृतिक विविधता का विनाश है। सांस्कृतिक विविधता का विनाश है। कैसे? सांस्कृतिक विविधता का विनाश है। ठीक है, कैसे देखते हैं? जैसे कई मूल जातियां वनों पर जो आधारित समुदाय हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, वो लगातार क्या हो रहे हैं? निर्धन होते जा रहे हैं। कई जो मूल जातियां हैं, जो वनों पर आधारित समुदाय हैं, जिनका जीवन वनों से ही चलता है, आजीविका भी, भोजन भी, रहना भी और खाना भी, वो लगातार क्या हो रहे हैं? अगर वनों का विनाश होगा तो मानव प्रजाति भी क्या होगी? संकट में आएगी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं? लगातार निर्धन होते जा रहे हैं। निर्धन होते जा रहे हैं। आर्थिक रूप से ये लोग हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाना, पानी, औषधि, है ना, दवाइयाँ हैं, आध्यात्म है, इन सब को किससे प्राप्त करता है? पर्यावरण से प्राप्त करता है। वन और वन्य जीवों से प्राप्त करता है। वहीं बात करें जो गरीब वर्ग है, इसमें भी जो गरीब वर्ग है, मूल जातियां जो पहले से ये निर्धन हो रहे हैं, इनमें भी पुरुष और महिला के आधार पर देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, गरीब वर्ग में जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रभावित होती हैं। गरीब वर्ग में भी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। अधिक प्रभावित होती हैं। कैसे? देखते हैं। जो महिलाएं हैं, इन पर खाना बनाने की, चारा लाने की, जल लाने की और अन्य जो घरेलू आवश्यकताएं हैं या घर के अतिरिक्त जो आवश्यकताएं हैं, वो सभी पूरी करने की जिम्मेदारी होती है। और ये सब इन्हीं को ही इकट्ठा करना होता है। जैसे जैसे संसाधनों की कमी हुई, क्योंकि ये समुदाय क्या है? वन पर ही निर्भर है। इनका जीवन पूरी तरह से वन पर निर्भर है। तो जैसे जैसे ये संसाधन कम होंगे, वन क्षेत्र कम होंगे, तो महिलाओं पर क्या होगा? बोझ बढ़ता जाएगा। कई बार तो संसाधनों को, महिलाओं को इकट्ठा करने में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। 10 से 12 किलोमीटर, लगभग 10-12 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। और वहां पहले जाना 10-12 किलोमीटर और फिर आना। ठीक है, ऐसे में होता क्या है? काम करने का जो समय है वो क्या हो गया? बढ़ गया। जब काम करने का समय बढ़ जाता है तो घर और बच्चों की क्या होती है? उपेक्षा होती है। बच्चों की देखभाल क्या होती है? प्रभावित होती है, जिससे भविष्य में सामाजिक तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मीन्स गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं, जिसके क्या होंगे? गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होंगे। क्यों होंगे? ये आपको पता चल गया। वन काटने के प्रत्यक्ष तो कई सारे प्रभाव आप देख रहे हैं। परोक्ष कारण क्या हो सकते हैं? परोक्ष परिणाम, सॉरी, कारण नहीं, परिणाम क्या हो सकते हैं? सूखा आएगा, बाढ़ हो सकती है, और गरीब तबके के लोग ही इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो गरीबी है वो पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारत में जो वन और वन्य जीव है, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक सही नीति बनाई जाए, जिससे सभी लोग क्या हो सके? संरक्षित हो सके, वन भी संरक्षित हो सके, वन्य जीव भी संरक्षित हो सके, और वन्य जीव संरक्षित होंगे तो आसपास रहने वाले समुदाय भी संरक्षित होंगे, है ना? तो इन सभी का संरक्षण करने के लिए एक सही नीति बनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि भारत में संरक्षण की बात होगी, है ना, क्योंकि संरक्षण तो करना होगा। तो जो वन और वन्य जीव हैं, ये हम अब तक तो इतना समझ ही गए हैं कि बहुत आवश्यक है मानव जीवन के लिए भी। और क्योंकि मानव जीवन जो है, मानव है, वो पर्यावरण का मात्र एक अंश है, मतलब एक भाग है ना? हम पर्यावरण का क्या है? भाग है।
और वन और वन्य जीवन की जो है, वन्य जीव जो है उनकी विविधता भारत में बहुत है। तो इसी क्रम में इनके संरक्षण के लिए भारत में 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवों की सुरक्षा की मांग की। किसके? वन्य जीवों की सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा की मांग की, ठीक। और हम देखते हैं कि 1972 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम एक्ट लागू किया गया। मांग हुई, फिर एक्ट बना, भारत में एक्ट बना। और इसी के साथ आप देखेंगे रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित हुई। जो प्रोटेक्टेड जातियां हैं उनको, उनकी जो सूची है वो प्रकाशित की गई। रक्षित जातियां की सूची, लिस्ट प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त जो बची हुई संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर कार्य किया जाएगा। बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर कार्य किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। साथ ही क्या बताया गया? शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त जो वन्य जीवों के आवास हैं उन्हें कानूनी रक्षा दी जाएगी। वन्य जीवों के आवास को कानून से रक्षा मिलेगी। इसके अतिरिक्त जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगाई जाएगी। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई जाएगी। इन सब बातों पर इस एक्ट में जोर दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने क्या किया? जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव विहार है उन्हें स्थापित किया। इसके बाद इस एक्ट के आने के बाद केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज कई स्थापित किए। केंद्र सरकार ने तो कई परियोजनाओं की घोषणा की। कैसी परियोजनाएं? जो जीव क्या थे? संकट में थे, गंभीर खतरे में जा चुके थे, उनके संरक्षण की, उनकी रक्षा करने के लिए कई परियोजनाएं घोषित की गई। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर मीन्स, लायन मीन्स क्या होता है? शेर। टाइगर मीन्स बाघ, कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अतिरिक्त एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन जिसे हंगुल भी कहते हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं, एशियाई शेर है, और भी कई सारे हैं, है ना। भारतीय हाथी है, काला हिरण है, चिंकारा है, हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। इनके संरक्षण के लिए इनकी जो जातियां हैं वो क्या हो रही थी? संकट में थी। उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी। वो लुप्त ना हो जाए, इसलिए इन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। और इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाए, जैसे आपने जाना प्रोजेक्ट टाइगर, और भी कई नाम आपने अभी जाने। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। कुछ नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन या हंगुल, ठीक है। जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में।
प्रोजेक्ट टाइगर। अभी जितने आपने नाम जाने हैं उनके शिकार और व्यापार पर क्या या तो पूरी तरह से या तो आंशिक तरीके से क्या किया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई इन वन्य जीवों को। ठीक है, चलिए पहले प्रोजेक्ट टाइगर जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। शुरुआत में देखेंगे तो 20वीं शताब्दी के आसपास जो बाघों की संख्या है वो कितनी थी? लगभग 55,000 के आसपास थी और ये घटकर 1827 रह गई थी। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या जो थी 20वीं शताब्दी में वो कितनी कम हो गई है ना। और जो कम होने का कारण है, क्या कारण होगा? कम होने का कारण, बाघों की जो संख्या है वो कम होने का कारण क्या है? चोरी करना। बाघों को क्या करते थे लोग? चोरी कर लेते थे वन क्षेत्रों से। चोरी करना, क्यों कर रहे हैं चोरी? चोरी करना या शिकार करना क्यों कर रहे हैं? चोरी या शिकार व्यापार के लिए। किस लिए? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए क्यों चाहिए उनको? मतलब क्या, किस चीज का व्यापार करना है? खाल के लिए। बाघ की खाल चाहिए उनको, खाल के लिए। इसके अलावा हड्डियों का व्यापार करते हैं, हड्डियों के लिए, हड्डियों का व्यापार। हड्डियां क्यों चाहिए बाघ की? औषधि बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, अर्थात बाघ का जो घर था, जहां बाघ पाए जाते थे, उनका जो निवास स्थान है वो कम हो रहा था, है ना। भोजन की संख्या कम होना, बाघ का जो भोजन है उनकी संख्या क्या हो रही थी? कम हो रही थी। भोजन की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि। अभी सोचिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और भोजन नहीं है, घर नहीं है, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं। संख्या फिर आपकी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। तो ये जो इसका आवास है, बाघ का जो क्षेत्र है जहां पर ये रहते थे, तो भारत और नेपाल का जो क्षेत्र है, दुनिया का, विश्व के 2/3 बाघ का घर कहाँ है? भारत और नेपाल में। कहाँ पर? भारत और नेपाल में 2/3 बाघ यहीं आपको देखने को मिलेंगे। बाघ का आवास कहाँ है? घर कहाँ है? निवास कहाँ है? नेपाल में, भारत और नेपाल में। तो ये देश ही निशाने पर रहते थे, इन्हीं देशों से शिकार किया जाता था, चोरी की जाती थी। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या किया? प्रोजेक्ट चलाया और इनके संरक्षण के लिए जो उद्यान है, सेंचुरीज है, उन्हें चुना गया और यहाँ पर इन बाघों को संरक्षित किया गया। जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है, मानस बाघ रिजर्व है जो कि असम में है, पेरियार बाघ रिजर्व है जो कि केरला में है। तो ये इन बाघ रिजर्व में इन्हें क्या किया गया? संरक्षित किया गया। ठीक है, और इनके संरक्षण के लिए ही ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जिससे धीरे धीरे करके इनकी संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। आगे बढ़ेंगे तो वन और वन्य जीव संसाधनों के जो प्रकार और वितरण है, उसमें वनों को कई भागों में बांटा गया है। वन क्षेत्रों को बचाएंगे तो वन्य जीव भी बच जाएंगे, आसपास के क्षेत्र भी बच जाएंगे। तो वन को अगर देखेंगे तो वन को कई भागों में बांटा गया है, कई वर्गों में बांटा गया। वन क्षेत्र जो है भारत में वो ज्यादातर किसके नियंत्रण में है? प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको सरकार के नियंत्रण में ही देखने को मिलेगा। सरकार के प्रबंधन में, सरकार के नियंत्रण में है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं आपको वो सरकार के नियंत्रण में ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वन को कई भागों में बांटा गया है। देखते हैं, फर्स्ट है आरक्षित वन, इसे कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट।
जब आप आरक्षित वन के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में आधे से अधिक वन जो है वो क्या है, आरक्षित है, रिजर्व्ड है। आधे से अधिक वन, आधे से अधिक जो वन क्षेत्र है वो क्या है, आरक्षित है, रिजर्व्ड है। और ये वन सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं, सर्वाधिक मूल्यवान वन क्षेत्र है। ठीक है। सेकंड है रक्षित वन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटेक्टेड वन। प्रोटेक्ट किया गया है इन्हें, प्रोटेक्टेड वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो भारत का वन क्षेत्र है कुल, उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित वन है। रक्षित वन है। वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत सुरक्षा की जाती है। थर्ड है अवर्गीकृत वन। वनों का वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है, अवर्गीकृत वन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये कौन से वन है, आरक्षित और रक्षित को छोड़कर जितने भी अन्य जितने भी प्रकार के वन मिलेंगे, आप लिख सकते हो, अन्य सभी प्रकार के वन या बंजर भूमि, बंजर भूमि भी इसमें आ जाएगी, चाहे वो सरकार के नियंत्रण में हो, चाहे किसी व्यक्ति के नियंत्रण में हो, चाहे किसी समुदाय के नियंत्रण में हो, अर्थात स्वामित्व में हो, ये सभी किसमें आ जाएंगे, अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आएंगे। सरकार, व्यक्ति, समुदाय, किसी के भी स्वामित्व में हो, ये वन कौन से कहलाएंगे, अवर्गीकृत वन है। ठीक है। बात करते हैं आरक्षित और रक्षित वन की, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये तो था वन का वर्गीकरण, वन को कितने भागों में बांटा गया है। बात करते हैं आरक्षित और रक्षित वन की। ये जो वन है दोनों, ये स्थायी वन है, क्या है, स्थायी वन क्षेत्र है, स्थायी वन क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के रख रखाव, इमारती लकड़ी, रख रखाव, इमारती लकड़ी, इमारती से पता चल रहा है ना, इमारत बनाने के लिए इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए किया जाता है। इन वनों का जो रख रखाव है किसके लिए कर रहे हैं, इमारती लकड़ी है या अन्य जो वन पदार्थ है उनके बचाव के लिए इनका रख रखाव, इन वन क्षेत्रों का रख रखाव किया जाता है। वन पदार्थों उनके बचाव के लिए किया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में स्थानीय वन के अंतर्गत, कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थानीय वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। स्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, स्थायी वन कह रहे हैं तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड, सर्वाधिक क्षेत्र है। प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 75% क्या है, स्थायी वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ऐसे क्षेत्रों में आरक्षित वन आपको देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा भाग। वहीं अगर बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, उड़ीसा की बात करेंगे तो ऐसे क्षेत्रों में प्रोटेक्टेड वनों का क्षेत्र आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर और गुजरात, इन क्षेत्रों में आपको अवर्गीकृत वन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको वन जो है कहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्थायी वन और प्रोटेक्टेड वन कहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पर रक्षित वन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं,
और कहाँ पर जो है अवर्गीकृत वन क्षेत्र अधिक है। ये जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में रहते हैं ये क्षेत्र। ठीक है, हम बात करते हैं समुदाय कैसे वन संरक्षण में मदद करता है। हमने जाना वन हमारे देश में क्या है, कुछ मानव प्रजातियों का आवास भी हमने ये भी जाना है ना। तो जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे रहते हैं। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर खनन कार्य बंद करवाने के लिए स्थानीय लोग क्या थे, संघर्ष कर रहे थे। राजस्थान में अलवर क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में है एक अलवर क्षेत्र, वहां के वन भूमि को जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, सेंचुरी घोषित कर दिया। जब स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी घोषित किया जाता है तो वहां पर कुछ क्या लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध, जैसे कि आपने 72 के तहत जाना शिकार करना प्रतिबंधित है ना। वैसे ही यहाँ पर राजस्थान के अलवर क्षेत्र में शिकार करना क्या था, वर्जित कर दिया गया। बाहरी लोग घुसपैठ न कर सके, जिससे वहां का जो वन क्षेत्र का वन जीवन है वो क्या है, प्रभावित ना हो। वहीं बात करेंगे हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन हुआ था, किस लिए, वन को काटने के लिए नहीं, वन की कटाई को रोकने के लिए। जैसे आप किसी से गले मिलते हो, वैसे ही वहां के लोगों ने क्या किया था, पेड़ों को गले लगा लिया था कि वन कटाई रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और इसे चिपको आंदोलन कहा गया था। ऐसा एक उदाहरण समुदाय का आप देखेंगे टिहरी में, जिसमें बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था किसानों के द्वारा। तो ये जो समुदाय का वन संरक्षण के प्रति क्या है, आसपास का जो समुदाय होता है वो वन संरक्षण को में सहायक है। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है शुरू किए गए कब, 1988 में। कहाँ, उड़ीसा में पहली बार प्रस्ताव किया गया था संयुक्त वन प्रबंधन का। होता क्या है, इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें बहुत सरल और सिंपल है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं, ये वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, वो वन विभाग के अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से वन संरक्षण में योगदान करते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।